हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 27 अगस्त और आज हम 27 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं फिर एक बार आपको बता देना चाहूंगा, ये है ऑपरेशन सीरीज। और दोस्तों इसमें हम जितने भी आयाम रहते हैं करंट अफेयर्स के, उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का हर जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, उसको भी साथ में जोड़कर देखते हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी याद रहे और हमारा स्टैटिक पोर्शन भी हमें अच्छे से साथ साथ में कंप्लीट होता रहे हमारा। ठीक है, चलो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, इसकी आज की प्रमुख खबरें जो है हम एक बार देख लेते हैं, फिर जो है हमारा सेशन ये शुरू करते हैं। चलो यहाँ पर समझना, सबसे पहले दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनेंगे 5 नए जिले। लद्दाख में अभी जो है हाल ही में 2 जिले थे, कारगिल और लेह। लेकिन दोस्तों अब क्या है, 5 नए जिले जो है बनाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी समझेंगे, लद्दाख की स्थिति समझेंगे, ये 5 जिले कौन कौन से है, कब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, सारी बातें देखेंगे। फिर हमारा अगला बिंदु दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की। किसने दोस्तों? आरबीआई ने। क्या किया है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है, ये क्यों लाया गया है कॉन्सेप्ट, इस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत कल से। कल से पेरिस पैरा ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जब भी ओलंपिक शुरू होते हैं उसके साथ साथ में यदि ग्रीष्मकालीन समय में हो रहा है तो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, और शीतकालीन समय में हो रहा है तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक। सारी बातें समझाऊंगा, क्या होता है पैरा ओलंपिक, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, अच्छे से हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों नेस्कॉम। नेस्कॉम ने जो है क्या किया यहाँ पर दोस्तों, सिंधु गंगाधरन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले ये उपाध्यक्ष थे, अब ये क्या बन गए, यहाँ पर अध्यक्ष बन गए। समझते हैं नेस्कॉम क्या है, क्यों अस्तित्व में आया, क्या है इसकी शुरुआत, क्यों कब हुई, सारी बातें देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत ने दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, क्या क्या मुद्दे रहे, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद्र थोटागोरा, इन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के साथ अपनी यात्रा पूरी करके 26 अगस्त 2024 को जो है यहाँ पर दिल्ली में लौट गए। दोस्तों ये पहले नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा करके वापस लौटे हैं। पहले थे हमारे 1984 में राकेश शर्मा जी, आप जानते हो। पूरी कहानी समझेंगे इसकी भी अच्छे से, और इसको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं असम राज्य ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन, एक बोस फंडलिस करके, ये जो देख रहे हो दोस्तों, इसको मिथुन प्रजाति का एक पशु है ये, जिसको आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको क्या है, इसकी उपस्थिति दर्ज की है। कुछ समय पहले इसको जो है दोस्तों समझा जा रहा था कि ये विलुप्त हो चुका है, और इसे अन्य कैटेगरी में जब गणना हुई थी, पशु गणना, तो असम सरकार ने इसको क्या किया था, वहां पर अन्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का भी ये क्या है, राजकीय पशु है। तो देखते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं दोस्तों संजीव रैना जी। जो संजीव रैना जी है, ये जो है, इन्हें आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी अच्छी समझेंगे। फिर बात करते हैं कांग्रेस नेता और सांसद वसंत चौहान जी, अब हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने कांग्रेस में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और हमारे बीच नहीं रहे। इनके बारे में हम समझेंगे, फिर रिवीजन करेंगे हमारे कल के क्वेश्चंस का। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लोगे तो आपकी जितनी भी एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्न को हम अच्छे से क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन की। दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। देखो पहला बिंदु है हमारा लद्दाख का, जिसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनेंगे 5 नए जिले। कहां पर? लद्दाख में। कहानी समझना दोस्तों, यहाँ पर जो अमित शाह जी है, उन्होंने अभी घोषणा की है कि लद्दाख को और समृद्धशाली और भी अच्छा उसका विकास हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर क्या है, यह 5 नए जिले निर्मित किए जा रहे हैं। यह जिले कौन कौन से हैं, ये बात समझने से पहले आप लद्दाख के बारे में थोड़ा सा समझना। दोस्तों लद्दाख जो है, एक आपको याद होगा 2019 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, याद है आपको? यहाँ पर आपने 2019 में एक अधिनियम देखा होगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था। तो यहाँ पर याद रखना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों ये अधिनियम आया था 2019 में, और इसी अधिनियम के आधार पर ही जो है जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया, और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को क्या बना दिया गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर
जो जैसे मान लो ये कश्मीर का क्षेत्र था दोस्तों, तो ये कश्मीर के क्षेत्र में ये पूर्वी वाला जो रीजन था ये पूरा पूरा लद्दाख के अंतर्गत आता था। तो पूर्वी क्षेत्र जो था उसे लद्दाख बना दिया गया और उसका नाम दिया दोस्तों लद्दाख, और यहाँ पर उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यह केंद्र शासित प्रदेश तो बना, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर इसके क्षेत्र को इस आधार पर भी याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना, याद रख लेना, ताकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने तो आपसे बन जाए। कहानी समझते हैं वापस दोस्तों। जब इसका गठन हुआ उस समय इसके दो जिले थे, एक लेह था और एक कारगिल था, और संयुक्त रूप से ये राजधानी भी होती थी किसकी, लद्दाख की। ठीक है, दो नए जिले थे पहले, कौन कौन से, एक था दोस्तों लेह और एक था यहाँ पर कारगिल। लेकिन हाल ही में दोस्तों अमित शाह जी जो है हमारे गृह मंत्री, उन्होंने यहाँ पर 5 नए जिलों को निर्मित करने की बात कही है। अब ये 5 जिले कौन कौन से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये है दोस्तों नुब्रा। आपने नुब्रा घाटी सुना होगा नाम, लद्दाख क्षेत्र में ही आप नुब्रा घाटी देखते हो, और उसी के पास आपने देखा होगा यहाँ पर काराकोरम दर्रा जो है ऊपर से निकलता है। सारी कहानी आपको पता है। तो एक नया जिला कौन सा बन रहा है दोस्तों, नुब्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आप देखोगे एक और नया जिला बनेगा, द्रास। कौन सा बनेगा, द्रास। ये हो गया आपका नुब्रा और ये बन गया आपका द्रास। दो जिले आपके यहां पर बन गए। फिर बात समझना दोस्तों, यहां पर आएगा जांस्कर। ये है जांस्कर, ये जांस्कर जिला जो है आपका यहां पर है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपका बनेगा चांगथाप। ये अलग नाम है, थोड़ा सा इसको समझना, चांग और ये थाप। ठीक है, ये आपके कितने, 4 जिले, और यहाँ सेंटर में एक और जिला है दोस्तों, शाम। ये शाम जिला जो है ये यहाँ पर निर्मित किया गया है। इसके अलावा आपको लेह पता है दोस्तों, और कारगिल भी आपको पता है। तो इस हिसाब से अब जो है कितने जिले निर्मित हो जाएंगे, यहाँ पर लद्दाख में 7 जिले। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, ये बात भी यहाँ पर याद रखना। नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो लद्दाख में ही है, और ये जिला बनाया जा रहा है नुब्रा। इसके साथ साथ दोस्तों काराकोरम रेंज जो है लद्दाख से होकर ही गुजरती है, ये आप जानते हो। इतनी सारी बातें आपको लद्दाख को लेकर याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अस्तित्व में कब आया, 2019। कई बार एग्जाम में 2018, 2019, 2020, 2021, इस आधार पे अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर याद रखना। अधिनियम कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। बस कहानी इतनी सी है लद्दाख की, आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की है। पहली बात समझना दोस्तों, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, एग्जाम में आपसे पूछेगा यूएलआई का फुल फॉर्म क्या है। आपको यूएलआई का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। आपको याद होगा दोस्तों, यूपीआई जो है, हम आजकल फोन से क्या करते हैं, तुरंत कहीं भी हमें अगर पैसे भेजना होता है हम तुरंत पैसे भेज देते हैं। ठीक है, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, कैसे भेजते हैं, बस फोन के माध्यम से हमने जो हमारे अकाउंट में जो मनी है, हमने व्यक्ति के नंबर जो है सामने वाला, जिसने उस नंबर से उसने रजिस्टर कर रखा है, जिसमें उसका ये फोन पे एप्लीकेशन चल रही है, पेटीएम चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, तो हमने सीधे नंबर डाले और उसको क्या कर दिए, पैसे भेज दिए। अभी दोस्तों 2023 में याद रखना, आरबीआई ने क्या किया था दोस्तों, 2023 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट, और इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था उन्होंने 17 अगस्त 2023 में। और इसमें कुछ ही ये क्या रहता है दोस्तों, आप एक बात समझना, कभी भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें कुछ चुनिंदा बातों को ध्यान में रखकर कुछ चुनिंदा विषयों पर या कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही उसे अप्लाई किया जाता है। यदि वहां पर वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है तो फिर उसे बड़े रीजन में अप्लाई किया जाता है। इतनी बात आप जानते हो। थोड़ी सी कहानी समझना, 2023 में जब आरबीआई ने इसे शुरू किया था तो लगभग यहाँ पर सारे जो इनने जो भी आयाम देखे थे वो अच्छे से क्या हो चुके, पूरे हो चुके थे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है ये चीज समझना, यूएलआई। यूएलआई क्या होगा, इसमें दोस्तों जैसे हम फोन पे से पैसे भेज रहे हैं,
ऐसे ही हम दोस्तों क्या है, हम तुरंत रूप से क्या है, फोन के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपने केसीसी नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है, व्यक्ति बैंक जाता है, लोन लेता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसको जाना कहाँ पड़ रहा है, बैंक जाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, आरबीआई ने ऐसा प्लान किया है दोस्तों कि जो जो भी व्यक्ति है, यदि उसको लोन लेना है, कर्ज लेना है, तो वो फोन के माध्यम से, जैसे यूपीआई में हम तुरंत पैसे भेजते हैं और तुरंत पैसे चले जाते हैं, उसी प्रकार बहुत ही कम समय में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, ताकि हमारी आगे की गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, हमें बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा ये भी समझना। जैसे आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, उनका कुछ ब्यौरा आपको देना रहेगा। जैसे आप फोन रजिस्टर करते हो, आप फोन पे चलाते हो, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन, आपके बैंक के माध्यम से आपकी सारी चीजें जो है उसमें डिटेल्स देनी पड़ती है। वैसे ही आपको कुछ डिटेल्स देनी होगी, और उन डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही आपको क्या दिया जाएगा, आपकी क्षमता के अनुसार उसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। तो आरबीआई की एक बहुत अच्छी पहल है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। हमारे जो हाल ही में गवर्नर है शक्तिकांत जी दास, ये इनका फोटो और इनका नाम भी याद रखना। गवर्नर कौन है, आरबीआई के शक्तिकांत जी दास। अब इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु में एक आयोजन हुआ था, और इस आयोजन में इस बात की पुष्टि की है कि अब इसको संपूर्ण भारत में लॉन्च करने का समय आ गया है, क्योंकि ये अच्छे से क्या हो चुकी है दोस्तों, सारी जगह अच्छे से इसने जहां जहां इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेडी किया गया था, वहां वहां अच्छे से ये अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत कल से पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। अभी हमने हाल ही में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स देखे। अब हमारे सामने एक और नया शब्द आता है, पेरिस का पैरा ओलंपिक। थोड़ा सा समझना दोस्तों, पैरा ओलंपिक है क्या, कहानी समझना, एक इतिहास इसका थोड़ा सा आप देख लोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात करते दोस्तों पैरा ओलंपिक। ठीक है, ये है पैरा ओलंपिक। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। पैरा ओलंपिक भी दोस्तों दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों शीतकालीन, और एक होता है दोस्तों ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ये बात आपको पता है। ठीक है, प्रति वर्ष दोस्तों 4 वर्ष में पैरा ओलंपिक होते हैं, 4 वर्ष में ये भी आयोजित होते हैं, और अगर देखा जाए तो 2-2 वर्ष के अंतराल में ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होते हैं। हाल ही में हमने पेरिस में देखा दोस्तों कि पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। तो यहाँ पर पेरिस में ही अब आप यहाँ पर क्या देखोगे दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। जिस समय जो ओलंपिक होते हैं उसी समय वह ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक रूप में भी हम पैरा ओलंपिक को देखते हैं। यदि ओलंपिक ग्रीष्मकालीन हुए हैं तो पैरा ओलंपिक भी अब क्या होंगे, यहाँ पर पेरिस में ग्रीष्मकालीन होंगे। ठीक है, कहानी समझते दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट आया कैसे। आपको याद होगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1944 के आसपास। सब सारी चीजें समझ में आ चुकी थी, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय क्या है अपने हाथ पांव खो चुके थे। अब उन लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, और युद्ध में भाग लेने के कारण उन्होंने कहीं, किसी ने हाथ अपने खो दिए, किसी ने अपने पैर खो दिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब मतलब इनके मन में भी इस भावना से ये काम करे कि जैसे एक मान लो खेल है, अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारी उस खेल को लेके क्या रहती है दोस्तों, रुचि बढ़ती है। उस खेल को लेकर हम क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसको काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। अब वो लोग जो अपने हाथ पांव खो चुके थे, वो बहुत ज्यादा हताश व निराश हो चुके थे। और उस समय दोस्तों उनका ट्रीटमेंट करने वाला एक जर्मनी का व्यक्ति था, जो ब्रिटेन में क्या करता था दोस्तों, सेवा करता था। एक याद रखना, जर्मनी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुटमैन, और इसी गुटमैन नाम के व्यक्ति ने दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या थे दोस्तों, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, और कई बार ये जो है ट्रीटमेंट करते थे किनका, जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए हैं उन लोगों का। अब इनके मन में एक कॉन्सेप्ट आया कि यार क्यों ना इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा विचार किया जाए जिससे ये आगे जीने की इनको क्या मिले, एक वजह मिले, ज्यादा से ज्यादा ये भी अपने जीवन में खुशहाली देख सके। और इसी बात को ध्यान में रखकर ये जर्मनी के व्यक्ति जो थे गुटमैन, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, एक खेल शुरू किया था जिसका नाम था दोस्तों स्टोक मैनविल। स्टोक मैनविल, और इसी स्टोक मैनविल के नाम से ही दोस्तों शुरुआत होती है किसकी, पैरा ओलंपिक खेलों की।
यहाँ पर जो अपंगता से ग्रसित लोग थे उन लोगों के लिए इन खेलों का आयोजन किया गया और इन खेलों की शुरुआत हुई दोस्तों 1948 में। 1948 में जब इनकी शुरुआत की गई तो इनको स्टोक मेंडविल नाम से ये जो इन खेलों का क्या हुआ, आयोजन हुआ। इसमें जो है लगभग लगभग 16 ऐसे एथलेटिक्स थे जिन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था और यहाँ से इसका इतिहास क्या हो जाता है दोस्तों, शुरू हो जाता है। लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1960 में जो हुआ था रोम ओलंपिक, रोम इटली, ठीक है। यहाँ पर जब नॉर्मल ओलंपिक हुए थे दोस्तों, और इसी ओलंपिक से ही पैरा ओलंपिक खेलों की जो है वास्तविक रूप से शुरुआत हुई, जिसे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, 1960 के रोम इटली ओलंपिक से, ठीक है। एक कहानी इतनी समझना। फिर दूसरी बात दोस्तों, 1976 में स्वीडन में पहली बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का क्या हुआ, आयोजन हुआ। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दोनों बिंदु समझना इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई, किस ओलंपिक से हुई, तो 1960 के रोम ओलंपिक से हुई। पहली बात याद रखना। फिर बात याद रखना दोस्तों, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की, मैं बात यहाँ पर किसकी कर रहा हूँ, पैरा ओलंपिक की। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई, तो 1976 स्वीडन से, ठीक है। दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे पेरिस ओलंपिक पे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कहाँ होगा, अभी पेरिस में होगा 2024 में। तो अब जो कल से क्या क्या इसकी गतिविधियां रहेगी, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से पदक जीतेंगे, कौन हारे कौन जीते, हर वो बिंदु हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। बस आपको कल शुरू हो रहा है, इससे पहले आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। किस व्यक्ति ने दोस्तों, गुटमैन। कहाँ का था व्यक्ति, जर्मनी का था, लेकिन सेवा कहाँ दे रहा था, ब्रिटेन में, ठीक है। और यही व्यक्ति है जिसने इन खेलों की नींव रखी। स्टोक मेंडविल नाम से इन खेलों का आयोजन किया गया। फिर धीरे 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 1960 और 1976 में इन्हें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक और शीतकालीन पैरा ओलंपिक के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। सारी कहानी इतनी है, बस आपको यही याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों नेस्कॉम। नेस्कॉम ने दोस्तों सिंधु गंगाधरन को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। किसे, सिंधु गंगाधरन। ये दोस्तों सिंधु गंगाधरन, और इन्हें हाल ही में नेस्कॉम ने क्या कर दिया, अपना अध्यक्ष चुन लिया है। पहले दोस्तों ये उपाध्यक्ष थी, अब इन्हें क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। थोड़ी सी कहानी समझते हैं नेस्कॉम के। नेस्कॉम क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सर्विस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। क्या है दोस्तों यहाँ पर, नेशनल एसोसिएशन फॉर, ये दो एस है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है और एक है सर्विस। ये याद रखना आप यहाँ पर, कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछे तो इस बात को विशेष रूप से याद रखना, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है। 1988 में इसको दोस्तों क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये बात आपको बेसिक सी है जो आपको पता होनी चाहिए। कहानी समझते दोस्तों नेस्कॉम की है क्या दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, प्रौद्योगिकी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करती है, लोगों को जोड़ती है, अवेयर करती है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत को वैश्विक स्तर पर ऐसा मंच बनाती है टेक्नोलॉजी के लिए कि लोग वहां पर आए, उससे सीखे, उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये कंपनी इस बात को लेके इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर सिंधु गंगाधरन जी जो है, इनको क्या बना दिया गया, इसका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। दूसरा, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, सिंगापुर में। 2022 में, जब सितंबर 2022 में नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन किया गया था, और उसी आधार पर अब दूसरी बार जो है दोस्तों कहाँ पर, सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये करता क्या है दोस्तों, सिंगापुर आप जानते हो, हम विदेशी अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कौन करता है दोस्तों, सिंगापुर। भारत में आप जानते हो, और भारत भी जो है ज्यादातर सिंगापुर को चुनता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात समझते दोस्तों सिंगापुर में ये सम्मेलन क्यों हुआ। देखो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को लेके काम किया जा सके, ठीक है। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट की थोड़ी सी कमी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे देश से अगर जुड़ेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, वहाँ की जो
जो भी गतिविधियां हैं उनसे जुड़ेंगे तो हम भी उन पर अच्छे से काम कर पाएंगे। भारत भी यही चाहता है कि जो विकसित देश है उनसे हमारे संबंध इस आधार पर बने कि हम टेक्नोलॉजी को, हमारी स्किल्स को आपस में एक दूसरे के समन्वय से काम करके आगे बढ़ा पाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला है सितंबर 2022 में हुआ था, कहाँ पर, भारत में, नई दिल्ली में, और अब जो है यहाँ पर सिंगापुर में यह जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में भी देखते हैं दोस्तों, कहानी समझते हैं सिंगापुर की। थोड़ा सा देखना सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर दोस्तों आप जानते हो यह जो है ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है आपकी कौन सी, सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों पहले क्या था, यह एक उपनिवेश था। उपनिवेश देश था किसका, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने इस पर क्या किया, अपना उपनिवेशक बनाया इसको दोस्तों 1942 में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जापान जो है इसको क्या कर लेता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण करने के पश्चात, जब जापान 1945 में समर्पण कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तब यह जो है सिंगापुर वापस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद वापस जो है ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर क्या कर लेती, फिर से अपना आधिपत्य जमाती है। और आधिपत्य जमाने के बाद इसको एक कॉलोनी के रूप में इसको निर्मित करती है। ठीक है, कॉलोनी के रूप में इसको क्या कर लेती है, निर्मित करती है। धीरे 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 करके ये 1957-59 तक आते आते स्वयं को क्या कर लेता है, अपना स्वयं राष्ट्र ये बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी इसकी बस। बाकी दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पर अगर इन्वेस्ट की बात किया जाए, निवेश की अगर बात किया जाए, तो सिंगापुर सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, सिंगापुर नगर ही इसकी राजधानी है। ये भी बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो बात करते हैं भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोटापुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के साथ अपनी यात्रा पूरी करके 26 अगस्त 2024 को दिल्ली में लौटेंगे। दोस्तों ये है हमारे गोपी चंद्र थोटापुरा। इन्होंने दोस्तों क्या किया, अंतरिक्ष की यात्रा की है, और यह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। पहले कौन थे दोस्तों, पहले 1984 में जाने वाले हमारे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा जी के बाद अगर कोई जाने वाला व्यक्ति बना है तो वह कौन है दोस्तों, गोपी चंद थोटापुरा। तो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, लेकिन अब बात समझते हैं दोस्तों ब्लू ओरिजिन क्या है। ब्लू ओरिजिन दोस्तों अमेजोन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। और इसी के तहत ये न्यू शेपर्ड 25 मिशन के साथ अपनी यात्रा पूरी करने में सफल हो पाए हैं। ये बात याद रखना। 26 अगस्त को जो है ये लगभग 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे ये, और 10 मिनट का इनका क्या रहा था, सफर रहा था। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलो फिर बात करते दोस्तों, असम राज्य ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन को बोलते दोस्तों बोस फ्रंटलिस, और इसकी उपस्थिति दर्ज की है। हाल ही में दोस्तों क्या है, असम राज्य ने अभी इससे पहले जो पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना में यह जो है मिथुन, इसको क्या है, अन्य कैटेगरी में शामिल कर दिया था। इसको स्पेशली मेंशन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था दोस्तों, विलुप्त होने की कगार पर है, और इस आधार पर उन्हें लगा कि ये बहुत टाइम से जो है यह पशु देखा नहीं गया है। लेकिन अभी हाल ही में असम के कुछ क्षेत्रों में इसे फिर से देखा गया है, और इसी आधार पर इसको फिर से इसकी उपस्थिति दर्ज की है। क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस प्रकार का एक क्या है, अर्ध जंगली बेल है ये। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखिए। और दूसरी बात दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड, इन दोनों क्षेत्रों का क्या है, ये इन दोनों राज्यों का क्या है, राज्य पशु। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में इसको क्या है, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, संजीव रैना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संजीव जी रैना जो है, इन्हें आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आईटीबीपी आप जानते हो 24 अक्टूबर 1962, ये डेट याद रखना।
24 अक्टूबर 1962 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी आईटीबीपी की। क्यों? तिब्बत और चीन की जो बॉर्डर है दोस्तों, इसको सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और हाल ही में काराकोरम से लेके जो माना नीति लिपुलेख तक के जो दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे, यहाँ पर भी सेवा देने का काम कौन करता है, आईटीबीपी करता है। हाल ही में इसके जो है यहाँ पर अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे चुन लिया गया है दोस्तों, संजीव जी रैना को। इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद वसंत चव्हाण जी हमारे बीच नहीं रहे। ये है दोस्तों हमारे वसंत चव्हाण जी, और ये हमारे बीच नहीं रह पाए हैं। देखो समझना दोस्तों, काफी टाइम से बीमार थे, और कल जो है हाल ही में इनका जो है क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो चुका है। साथ में इनके बारे में इतना समझना, महाराष्ट्र क्षेत्र से ये सांसद थे। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर दोस्तों, नांदेड़ से, नांदेड़ की विधानसभा क्षेत्र से ये क्या थे दोस्तों, सांसद थे। और इन्होंने कांग्रेस में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और हाल ही में इनका क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर निधन हो चुका है। ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों रिविजन की। रिवीजन हमने बहुत टाइम से जो जो क्वेश्चन हमने देखे, उन सब क्वेश्चन का हम वापस क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करते हैं। कल जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन देखे थे, एक बार फिर से अगर वो आपकी नजरों के सामने जाएंगे तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से याद कर पाओगे, प्लस उनको हम जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं दोस्तों टेलीग्राम की। टेलीग्राम के सीईओ व संस्थापक कौन है, जिन्हें हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है? ये है दोस्तों पावेल डुरोव। और पावेल डुरोव टेलीग्राम के क्या है, सीईओ भी है और संस्थापक भी है। इन्होंने मॉडरेटर्स पे काम नहीं किया, मतलब ये दोस्तों कि क्या है, आतंकवादी गतिविधियां जो है टेलीग्राम पर आसानी से की जा सकती है। इन्हें नोटिस दिया गया कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए, लेकिन इन्होंने इस बात को हल्के में लिया। हाल ही में फ्रांस में इसको क्या कर दिया गया, इनको गिरफ्तार किया गया है, इसी बात को ध्यान में रखकर। तो यहाँ पर टेलीग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम के बारे में हमने देख लिया था दोस्तों, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये बात आप जानते हो। 14 अगस्त को जो है ये iOS में हमने इसको डाउनलोड कर सकते थे, और 20 अक्टूबर के आसपास जो है, 20 अक्टूबर 2013 में ही हम इसको हमारे एंड्रॉइड में भी अच्छे से क्या है, इंस्टॉल कर सकते थे। इतनी सारी बातें हमने देखी थी टेलीग्राम के बारे में, अच्छे से हमने इसको भी देखा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। शिखर धवन, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? गब्बर गब्बर के नाम से जाने जाने वाले हमारे शिखर धवन जो है लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी थे, और इन्होंने हाल ही में 37 वर्ष की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। आईपीएल में जरूर खेलेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ये आप सब जानते हो दोस्तों, और गब्बर नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। लगभग 269 इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 24 इन्होंने शतक भी बनाए हैं। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पर टाटा पावर सोलर सिस्टम ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ दोस्तों क्या किया है, सोलर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए एक साझेदारी की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सोलर जो एनर्जी हम क्या कर सके, निर्मित कर सके। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दोस्तों, दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? डाक विभाग द्वारा जो डाक टिकट जारी की जाती है, इस बात को अवेयर करने के लिए बच्चों को, बच्चे इस बात को समझे, इसी बात को ध्यान में रखकर दीनदयाल स्पर्श योजना को प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? डाक विभाग द्वारा। कल हमने इसको अच्छे से देख लिया था। राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दोस्तों कार रेसिंग हमारे देश में एक ऐसा माना जाता है कि ये पुरुषों के लिए बेहतर तरीके से मानी जाती है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी पुणे की इस मां ने, जिनका नाम है डायना पुंडोले, इन्होंने इसमें क्या है, चैंपियनशिप जीती है, और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई है। मैंने इनकी पूरी कहानी सुनाई थी, आपको यहाँ पर डायना पुंडोले याद रखना पड़ेगा नाम, ठीक है। फिर बात करते हैं, भारत व किस देश के बीच स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग की चर्चा हुई है? दोस्तों अभी डेनमार्क और भारत के मध्य में क्या हुई है, स्वच्छ नदी पहल की शुरुआत हुई है। दोनों देश जो है क्या करेंगे दोस्तों, वरुणा नदी जो है उस बात को ध्यान में रखकर ये पहल शुरू की गई है, और आगे जो है दोस्तों और भी नदियों के लिए स्वच्छ नीतियां बनाएगी ये दोनों देश मिलकर, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? हाल ही में यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा की जो सरकार है, उनके द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। सुभद्रा योजना महिलाओं को दोस्तों 5 वर्ष में 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। प्रति वर्ष 10,000 रुपए की इसमें राशि दी जाएगी, और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है।
यह जो है महिलाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। उड़ीसा की सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। फिर बात करते हैं दोस्तों, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। देखो दोस्तों, बंधन बैंक जो है इसने क्या किया है, महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता का प्रारंभ किया है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। यूक्रेन की राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, यूक्रेन की राजकीय यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यूक्रेन से लगभग 3 दशकों से हमारा संबंध रहा है दोस्तों, और ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी राजकीय यात्रा पर कौन पहुंचे हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना दोस्तों, समझ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज 27 अगस्त का सारा करंट अफेयर्स देखा। हमने कल की कक्षा के भी हमने जो रिवीजन के जो क्वेश्चन थे उनको भी बेहतर तरीके से देख लिया। इस प्रकार 2 दिन का करंट अफेयर्स हम एक साथ दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। और कम से कम दोस्तों देखो, हम सिर्फ करंट अफेयर्स देखें ये जरूरी नहीं है, उसके सारे आयाम को देखना भी जरूरी है, एक समझ भी होना चाहिए। यदि आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख रहे हो तो केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं देखें, उनको अच्छे से एक समझ के आधार पर भी देखें। एक समझ बनना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है, क्या है, ये सारी गतिविधियां ही तो हमें याद रखनी है। ऑटोमेटिक आपको जो है जो फैक्ट जो है ये तो याद हो ही जाएंगे, आपको ध्यान रखना होता है कि ये चीजें हो क्यों रही है। बस इतना सा एक मेंटली आप यही सोच लेकर अगर चलोगे तो आपकी चीजें बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।